Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. ECG ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या ग्राफ के बारे में आज हम इसके बारे में बता रहे हैं। पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 में बताए थे ECG क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है। बताए थे आपको हम कि हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जब उसको हम मेजरमेंट करते हैं, उसके टाइम को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के वोल्टेज को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के टाइम को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के डायरेक्शन को, उसको हम ECG बोलते थे। दूसरी बात बताए थे, इसको हम करते क्यों हैं, हार्ट के इलेक्ट्रिकल डिजॉर्डर को जानने के लिए, हार्ट के मूवमेंट के डिजॉर्डर को जानने के लिए एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को जानने के लिए। दो जगह हम यूज करते हैं ECG को। इसके बाद हम ये बताए थे आपको, ECG करने से पहले हमें गैल्वेनोमीटर का जो ECG मशीन होता है, उससे जो वायर आता है ना, उस वायर को हम बॉडी के डिफरेंट सरफेस पर उस इलेक्ट्रोड को अटैच करते हैं। जिसमें ये भी बताए थे आपको कि यूनिपोलर 9 तरह के लीड होते हैं, जिसमें तो 9 में 6 लीड चेस्ट का होता है और 3 लीड लिम्ब लीड होते हैं और 3 बाइपोलर लीड होता है, जिसको हम 1, 2, 3 से डिनोट किए थे। अब हम क्या बोलते हैं कि जब हम ये लीड लगा करके और क्या करते हैं, उस मशीन से जो ECG मशीन होता है, उसमें 2 तरह का स्पीड होता है, 25 mm पर सेकेंड एंड 50 mm पर सेकेंड। 25 mm पर सेकेंड जनरली सारे मरीज को यूज करते हैं, 50 mm पर सेकेंड उस मरीज को यूज करते हैं जिसको टैकीकार्डिया का प्रॉब्लम है या फिर जो चिल्ड्रन होता है, उसमें हम लोग 50 mm पर सेकेंड यूज करते हैं। लेकिन जनरली हम लोग 25 mm पर सेकेंड वाले ही यूज करते हैं। ये आपको पेपर पे लिखा रहेगा कि वह किस स्पीड से इस ग्राफ को लिया गया है। अब जब हम यह रिकॉर्ड करते हैं तो हमें एक ग्राफ पेपर पे रिपोर्ट आता है। वो क्या रिपोर्ट आता है, जब आप देखिएगा तो ग्राफ पेपर पे कुछ इस तरह का कुछ वेव आता है। यह वेव क्या है, सारी बातें अभी हम बताने जा रहे हैं। इस पे इस तरह का कुछ वेव आता है। इस वेव को हम इस ग्राफ पेपर पे देखते हैं। जब देखेंगे हम क्या देखेंगे, जब लीड को लगा करके तो जो रिकॉर्ड करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है। अब ये ग्राफ क्या है, इस तरह का जो बनाया गया वहां पर आपको, ये क्या है, इसी चीज को एक ग्राफ पेपर पे देखिएगा। अब पहले हम ग्राफ पेपर के बारे में बताते हैं, फिर हम ग्राफ के बारे में बताते हैं। ये जो ग्राफ पेपर आप देखते हैं, इस ग्राफ पेपर में हम एक सिंपल सा एक साइकिल को बनाने के लिए एक ग्राफ लिए हैं। ऐसे पूरे ग्राफ पेपर पे 300 लार्ज स्क्वायर मिलते हैं, 1500 स्मॉल स्क्वायर मिलते हैं। आप स्मॉल स्क्वायर लार्ज स्क्वायर का मीनिंग क्या है आगे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ग्राफ पेपर पे 2 एक्सिस होता है। इधर की तरफ जो देख रहे हैं नीचे की तरफ, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और जो इधर की तरफ होता है, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। यूं हम लोग इधर से भी जान सकते हैं ना, इधर की तरफ क्या हो गया, जो हॉरिजॉन्टल है उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। तो वाई एक्स एक्सिस की तरफ हम टाइम देखते हैं, टाइम इन सेकेंड में। नीचे काफी हो जाएगी, इसलिए हम ऊपर आपका जिक्र कर रहे हैं, इसको नीचे भी लिख सकते, नीचे लिखना है इसको। तो ये टाइम सेकेंड में देखते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, और वाई एक्सिस की तरफ मतलब कि इस ग्राफ पे जब ऐसे देखेंगे ना तो टाइम को देखेंगे, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो वोल्टेज को देखते हैं। तो वाई एक्सिस की तरफ क्या देखते हैं, वोल्टेज। तो अब यहां में बात आया कि ये क्या देखेंगे इसमें हम लोग। तो देखिए दूसरी बात है, ये जो आप देख रहे हैं स्मॉल स्क्वायर देख रहे हैं यहाँ पे, स्मॉल और लार्ज में 5 स्मॉल मिल करके एक लार्ज स्क्वायर बनते हैं। आप ग्राफ पेपर में देखे होंगे कि 5 को स्मॉल मिल करके, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पे जब देखें 1, 2, 3, 4, 5, फिर क्या करें, लार्ज स्क्वायर बनते हैं। जो डीप बना है वो लिखा लार्ज है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 इसमें स्मॉल होते हैं, अतः वो लार्ज बना। फिर 5 स्मॉल लार्ज, 5 स्मॉल लार्ज, 5 स्मॉल लार्ज, यानी कि 5 स्मॉल के बाद एक लार्ज बनता है। फिर ऐसे ही क्या होगा, 5 स्मॉल के बाद एक लार्ज बनता है। यानी एक लार्ज स्क्वायर, बार बार लार्ज स्क्वायर क्यों बोलते हैं,
क्योंकि ग्राफ में लार्ज स्क्वायर को काउंट करना आसान होता है, स्मॉल वाला को काउंट करना बहुत कठिन होती है, इसलिए लार्ज स्क्वायर के बारे में ही हम लोग को जानना चाहते हैं। अब देखिए, तो ये जो बोल रहे हैं आपको कि इसमें जो स्मॉल स्क्वायर जो बोल रहे हैं, इसमें यहाँ पे हम लोग इसको डोनेट कर देते हैं, नीचे में दिक्कत हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 1 mm और यहाँ भी 1 mm है ना, 1 mm किधर, 1 mm x या 1 mm y, इधर की तरफ 1 mm होता है और इधर भी 1 mm। एक स्मॉल स्क्वायर का मतलब होता है, एक स्मॉल का होता है 1 mm साइज होता है। तो अगर लार्ज की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 mm हो जाएगी। तो हमें लार्ज के बारे में छोड़ दीजिए, अभी एक स्मॉल का साइज कितना बोले हैं, 1 mm। तो 1 mm इन x डायरेक्शन क्या डिनोट करता है, 0.04 सेकेंड टाइम को x की तरफ, एक स्मॉल स्क्वायर x की तरफ 0.04 सेकेंड। तो एक लार्ज कितना कवर करेगा, तो 0.04 से 5 से गुना कर दीजिए तो एक लार्ज हो जाएंगे 0.2 सेकेंड। बड़ी गौर समझिए क्या बोल रहे हैं, फिर से बात कर रहे हैं। एक स्मॉल जो होती है ना, 1 mm का साइज होता है, तो एक स्मॉल 1 mm टाइम 0.04 सेकेंड। अच्छा y की तरफ 1 स्मॉल 1 mm और वोल्टेज 0.1 मिली वोल्ट। तो इस छोटे से बताइए, तो ग्राफ को पहले समझना बहुत जरूरी है। तो ग्राफ में x एक्सिस में टाइम, y एक्सिस में वोल्टेज। तो टाइम की बात बताएं कि देखिए 1 mm क्या हो गया, स्मॉल, तो 1 स्मॉल 1 mm, 1 स्मॉल 1 mm, टाइम 0.04 सेकेंड। अच्छा इधर में 1 स्मॉल 1 mm, वोल्टेज 0.1 मिली वोल्ट। तो y की तरफ वोल्टेज देखते हैं, जिसमें 1 mm का मतलब हो गया 0.1 मिली वोल्ट और x की तरफ 1 mm का मतलब हो गया 0.04 सेकेंड। अब इसी की बात करते हैं आगे कि एक लार्ज का मतलब क्या होता हो जाएगा, एक लार्ज का मतलब हो जाएगा 0.04 को 5 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वह 0.2 सेकेंड। यानी एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। यानी ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ये ग्राफ 0.8 सेकेंड का होता है पूरा। तो यानी कि पूरे एक ग्राफ जो है ना, एक ग्राफ टोटल कितने टेबल में कवर करेंगे, तो स्मॉल वाला में 20 टेबल और लार्ज वाला में 4 टेबल। वो कैसे 4 टेबल कवर करेंगे, 4 टेबल बता दी आपको कि 0.8 सेकेंड का एक साइकिल होता है और एक लार्ज वाले 0.2 सेकेंड का है। तो एक साइकिल पूरा कितना होगा, 0.8 सेकेंड पूरा कितना करेगा, 4 स्मॉल 4 लार्ज, स्मॉल में 20, तो 20 स्मॉल कवर करेगा और 4 लार्ज कवर करेगा एक पूरा ग्राफ। खैर ये ग्राफ को कैसे बताना है, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो इसी ग्राफ पेपर पर इस ग्राफ को हम अब रन करते हैं, समझाते हैं कैसे उस पर होती है, एक एक करके पॉइंट की बात करते हैं। चलिए पहले इससे पहले कि जानने से पहले हमको थोड़ा जानना होगा हार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा हम मिटाते हैं, यहाँ से ये तो जान के वोल्टेज देखते हैं इधर से। अब हम जो बात करते हैं, हम ये आपका है हार्ट, और हार्ट में यहाँ पे हो गया सेप्टम, यहाँ पे भाल्व। याद रखिएगा यहाँ पे ये वाल हो गए, इसके बीच वाले लेयर, यहाँ पे एसे नोड, बीच में मायोकार्डियम लेयर, ये हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, आर्टियल सेप्टम, भाल्व, ट्राइकस्पिड भाल्व, इधर बाइकस्पिड भाल्व, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर सेप्टम, और यहाँ पे हो गया एपेक्स, यहाँ पे हो गया एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, यहाँ पे बोलते हैं एबी बंडल बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। चलिए इसको बात को समझना हमको जरूरी होगी, क्योंकि इसी में इस सब की आवश्यकता होगी, एसे नोड का, सेप्टम का, इस सब के बारे में। देखिए दूसरी बात है, आप जानते होंगे इस चीज को कि जब एसे नोड क्या करता है कि हर पेस मेकर होता है ना, पहला पेस मेकर होता है, यहाँ से हर 0.8 सेकेंड पर इम्पल्स बनता है। तो जब 0.8
8 सेकेंड में इम्पल्स बनेगा, तो यह इम्पल्स इस एटीएम से होते हुए और यहाँ पे ए बी नोड तक आता है। फिर यहाँ से इम्पल्स बंडल ऑफ हिस और इस सेप्टम के द्वारा एपेक्स पे आता है। फिर एपेक्स के बाद यहाँ पे ये कंटेक्ट होते हुए वोल्टेज ए बी बंडल पे जाता है, यह लास्ट में यहाँ बंडल पे आके समाप्त हो जाता है। यही इसी चीज को हमको देखना है। आइए दूसरी बात है, ये जब एटीएम जब यहाँ पर सिस्टॉल होता है, एटीएम सिस्टॉल होता है कब? जब एटीएम डीपोलराइज होता है। एटीएम सिस्टॉल मीन्स एटीएम डीपोलराइज, वेंट्रिकल सिस्टॉल मीन्स वेंट्रिकल डीपोलराइज। तो एटीएम सिस्टॉल मीन्स एटीएम सिस्टॉल कब होता है? जब एटीएम का मसल कॉन्टैक्ट होता है। तो एटीएम सिस्टॉल मीन्स एटीएम डीपोलराइज, वेंट्रिकल सिस्टॉल मीन्स वेंट्रिकल डीपोलराइज और एटीएम डायस्टोल मीन्स वेंट्रिकल एटीएम रीपोलराइज। एटीएम डायस्टोल मीन्स एटीएम रीपोलराइज और वेंट्रिकल डायस्टोल मीन्स वेंट्रिकल रीपोलराइज। अब देखिए बात जो बोले यहाँ पे डीपोलराइज रीपोलराइज। डीपोलराइज का मतलब होता है जब मसल से पोलैरिटी लॉस होती है, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब सिस्टॉल होता है, उस समय को बोलते हैं डीपोलराइज। और जब मसल रिलैक्स होता है तो उसको बोलते हैं रीपोलराइज। अब देखिए बड़ी गौर से, क्योंकि इस पूरे ग्राफ में 3 पार्ट देखना है। कौन कौन से पार्ट होते हैं? इधर का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एटीएम डीपोलराइज। यहाँ पे क्या हो रही है? एटीएम डीपोलराइज यानी एटीएम सिस्टॉल। एटीएम डीपोलराइज को बोलते हैं एटीएम सिस्टॉल और इसको बोलते हैं वेंट्रिकल डीपोलराइज यानी वेंट्रिकल सिस्टॉल और इसको बोलते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल डीपोलराइज। यानी क्या क्या बोले हम लोग? एटीएम डीपोलराइज, वेंट्रिकल डीपोलराइज और वेंट्रिकल रीपोलराइज। 3 पार्ट याद रखना होगा पूरे इस ग्राफ में, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये ग्राफ को कैसे समझना है अब बात करते हैं आगे। देखिए जब ऐसे नोड से इंपल्स बनता है तो एटीएम पे जाता है। एटीएम पे जाता क्या है? यहां से जो वोल्टेज का जो डिफ्लेक्शन होता है, वोल्टेज डिफ्लेक्शन 0.12 से लेकर 0.3 मिली वोल्ट तक वोल्टेज का डिफ्लेक्शन होता है। याद रखिएगा कितना डिफ्लेक्शन? 0.12 से लेकर 0.12 से 0.3 मिली वोल्ट, कितना वोल्ट का डिफ्लेक्शन होता है? पहला वेव एटीएम के सिस्टॉल के समय, एटीएम के सिस्टॉल के समय पहला वेव ये क्या होता है? 0.12 से 0.3 मिली वोल्ट तक आपको मिलेगा इसमें। और टोटल टाइम कितना लगता है इसमें? 0.08 सेकेंड। 0.08 सेकेंड में इतना लगता है। अब देखिए इसी को ग्राफ पे दिखा देंगे। क्या ग्राफ पे देख लेंगे हम लोग? तो ग्राफ में क्या देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, इसको बेस लाइन मान लेते हैं। इसको मान ले बेस लाइन मान लेते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा। या इसको भी बेस लाइन मान सकते हैं। तो इसी को मान लेते हैं क्योंकि नजदीक में, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बेस लाइन मान ले इसको हम। इसमें क्या होता है कि हम क्या बोले हैं, टाइम कितना लगता है? 0.08 सेकेंड। यानी एक का स्मॉल का मतलब था 0.08 और 0.08 का मतलब 2 यानी यहां तक गया है क्या? जो पहला जो एटीएम सिस्टॉल का टाइम ड्यूरेशन और ऊपर वोल्टेज कहां तक गया है? लगभग 0.12 से 0.3 तक। यानी यहां से यहां तक ऐसे हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ बना लेंगे। यानी इसमें हम इससे दर्शा देंगे, हम इस ग्राफ पे दर्शा देंगे। इसको बेस लाइन बना लिए हैं, इसको बेस लाइन बोल दिया है, बेस लाइन। तो बेस लाइन के ऊपर हम लोग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं पहला वेव बोले हैं कि पहला वेव जो है जिसमें एटीएम के डिपोलराइज को बताता है, इस समय वोल्टेज लगता है कितना इसमें? 0.12 से लेकर 0.3 मिली वोल्ट, जो ग्राफ में आपको जाएगा ऊपर की तरफ, और टाइम लगा 0.08 सेकेंड। आइए अब क्या हुआ, ये वोल्टेज यहां से होते हुए इधर से होते हुए आ गया एबी नोड पे। एबी नोड पे आने के बाद अब यहां पर ये जो वोल्टेज का जो आदान प्रदान होता है ये मात्र 0.04 सेकेंड की होती है, लेकिन कोई भी वोल्टेज का डिफ्लेक्शन नहीं होता है यहाँ पे। नो डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज का, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज एबी नोड तक आती है। यहाँ पे ये देखो, ये पहला वेव था जो हम बता दिए हैं। दूसरा जब यहाँ पर क्या होता है, एबी नोड से क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एबी नोड, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है। अब क्या होती है, कितना देर के लिए, 0.04 सेकेंड।
अब क्या देखिए, यहाँ से लेकर के मात्र एक खाना, यहाँ से कितना जाएंगे, एक खाना ऐसे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पे यहाँ से एक खाना मतलब 0.04 सेकंड के लिए। यहाँ पर क्या हो रही है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एबी नोट पे आदान प्रदान हुई है। इनका सिग्निफिकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम लोग बता रहे हैं कि ग्राफ में क्या देखते हम लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेंगे तो आगे समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से अब जो वोल्टेज जो है सेप्टम पे आता है और सेप्टम का डिपोलाइज होता है। यहाँ पर होता है बेसल सेप्टम, यहाँ पर होता है एपिकल सेप्टम। एपिकल क्योंकि एपेक्स का नीचे होता है ना, इसलिए बेसल सेप्टम से एपिकल सेप्टम की तरफ यहाँ डिपोलाइजेशन होती है। अब देखिए एट्रियम का डिपोलाइजेशन खत्म, एट्रियम डिपोलाइजेशन खत्म, अब वेंट्रिकल की तरफ आया है। तो वेंट्रिकल की तरफ जाता है ना, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से क्या होंगे, अब एक तो यहाँ पर चला गया आपको कौन सा, बेस लाइन पे। अब यहाँ से क्या होगा आपको कि वोल्टेज का डिफ्लेक्शन हो रही है, किसका, सेप्टम के वोल्टेज का डिफ्लेक्शन। तो सेप्टम का वोल्टेज का डिफ्लेक्शन कितना हो रही है, -0.2 मिली वोल्ट। तो माइनस का मतलब बेस लाइन से नीचे आना पड़ेगा, और 0.2 मिली वोल्ट का मतलब क्या हो गया हमें, 0.2 मिली वोल्ट। देखिए सेप्टम बेसल से एपिकल की तरफ आ रही है, इसलिए वोल्टेज कितना पे हो रही है यहाँ पे, -0.2 मिली वोल्ट। और टाइम कितना लगा यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आने में लग जाएगा 0.04 सेकेंड। यानी देखिए यहां से जो वोल्टेज यहाँ पे आया, अब हमको क्या लगेगा, नीचे की तरफ कितना लगेगा, -0.2 मिली वोल्ट, और ये 0.04 सेकेंड में, यानी एक हम लोग चलेंगे क्या, एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे, एक टेबल स्मॉल टेबल, और नीचे आ जाएगा -0.2 मिली वोल्ट। अब चलिए यहां तक आ चुके हैं। अब क्या होगा, जैसे एपेक्स पे वोल्टेज आया, अब यहाँ पर एपेक्स कंट्रैक्ट होगी, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो ये वाला कंट्रैक्ट हो रही है, ये जो पहला ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तीसरे नंबर पे क्या हो रही है, आपको बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ कंट्रैक्ट हो गई है। ईसीजी ग्राफ का सबसे बड़ा वेव यही होता है। अब हम बताएंगे आपको कि इसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये सबसे बड़ा वेव होता है, ये जो सबसे हाई एम्पलीट्यूड पूरा करता है। क्यों, तो एपेक्स के कंट्रैक्शन के कारण। तो एपेक्स जितना ज्यादा कंट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा इसका हाइट ऊपर होगा, यानी ये कंट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ दिस वेव। अब क्या होगा, ये जाएगा कितना तक, तो टाइम इसका होता है 0.04 सेकेंड। अब वोल्टेज जाता है इसका 1.6 से लेकर के 2.4 मिली वोल्ट। अब देखिए इतना वोल्टेज इसमें जाता है, इसको हम दर्शाएंगे किस पे, ग्राफ पे। इसी जो ग्राफ पे देखना हमको यार, कुछ थोड़ा करना है। अब देखिए तो अब क्या होगा कि यहाँ से आगे यहाँ पे, अब क्या होगा, यह अब एक खाना में देखिए मात्र एक में कितना कवर करेगा, इतना कवर करेगा, ये आ गया यहाँ पे। देखिए यानी बेस लाइन फिर आ गए, यानी पहला वेव यहाँ पे आपका सेगमेंट हो गया, यहाँ पे क्यू वेव हो गया, यहाँ पे आपका बड़ा सा एम्पलीट्यूड आ गया। चलिए अब चलिए यह बड़ा वेव आ गया है, एपेक्स यहाँ पे कंट्रैक्ट हो चुकी है। अब ये वोल्टेज कहाँ पहुंचेगा, यहाँ से होते हुए आ जाएगा बंडल पे, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल पे आएगा। अब बंडल पे जब आएगा तो क्या होगा, बंडल का डिपोलाइजेशन होती है। यहाँ पर क्या होता है, डिपोलाइजेशन ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल मसल्स। अब ये डिपोलाइजेशन जब होगा तो क्या होगा, इसमें आपका जो ग्राफ बनेगा ना, ये आपका -0. अब क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे जो ग्राफ पे क्या होगा, -0.4 मिली वोल्ट। यहाँ पर -0.4 मिली वोल्ट, या नीचे की तरफ आगे ग्राफ, और कितना देर के लिए, मात्र 0.04 सेकंड के लिए। यानी यहाँ पर आपका -0.04 सेकंड में ये पूरा का पूरा कवर कर लेता है, और इसमें वोल्टेज कितना होते हैं, 0.4 मिली वोल्ट। ये आपका ऐसे हम लोग दर्शाते हैं इसको एस वेव से, इस वेव से इसको दर्शाते हैं। देखिए तो नीचे कितना आएगा आपको, -0.4 मिली वोल्ट, इधर कितना आएगा, -0.04 सेकेंड। यानी देखिए इसमें टाइम कितना लगा, 0.08, इसमें कितना लगा, 0.04, यहाँ पर कितना लगा, 0.04, आर में कितना लगा, 0.04, यहाँ से यहाँ पे। अब जो यहाँ पे ये जो बोला वोल्टेज, इसमें कितना लगेगा आपको, 0.04। अब वोल्टेज कितना हो गया, वोल्ट -0.4 मिली वोल्ट। अब इसके बाद क्या हुआ, यहां से कुछ देर तक अब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी वोल्टेज की, अब कुछ देर तक यहाँ रुका रहेगा। इसको हम सेगमेंट कहते हैं, इसको हम, ये आपका अगला सेगमेंट हो जाएगा, इसको एसटी सेगमेंट के तरह से दर्शाते हैं। और इसका टाइम हो जाएगा 0.08 सेकेंड। इसमें कितना लगता है, 0.08 सेकेंड। और ये चीज को हम यहाँ पर दर्शा देते हैं। आगे आपको जो यहाँ पे क्या होगा, 0.08 सेकेंड, यहाँ पे आपको मिलेगा, 2 खाना कवर करेंगे। और इसके बाद अब यहाँ से फिर स्टार्ट होगी टी वेव, जो लगभग 6 खाना कवर करेगा, 6 स्मॉल टेबल कवर करेगा। और उसके बाद
ऊपर की तरफ आपका ये कवर करेगा कितना, लगभग इसका वोल्टेज टी वेव होता है। टी वेव क्या है, ये वेंट्रिकल डिपोलराइज। यहाँ के बाद क्या होता है, अब वेंट्रिकल रीपोलराइज होंगे, वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल रीपोलराइज होगी यहाँ पे। इसको हम आगे बताएंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊपर में वोल्टेज कितना लगेगा इसमें, तो 0.3 से लेकर 0.4 मिली वोल्ट इसे वोल्टेज का डिफ्लेक्शन होता है। और टाइम होता है इसमें 0.24 सेकेंड, 0.24 सेकेंड, 0.24 सेकेंड। अब इसके बाद फिर क्या होगा, आगे ये ग्राफ की तरफ ऊपर की तरफ जाएगी। अब क्या होता है, यह बेस लाइन पे फिर ग्राफ हो जाएंगे आगे के बाद। या इसको बताते हैं क्या, इसको क्या दर्शाते हैं हम लोग, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। इसके बाद एक छोटा सा सेगमेंट होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। इसके बाद आगे जाने पे बहुत छोटा सा डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, और ये कवर करेगा मात्र 2 स्मॉल टेबल कवर करेगा, यहाँ से 2 स्मॉल टेबल कवर करेगा। और इसके बाद फिर से आएगा एक अलग से छोटा सा वेव आएगा, ये पैपिलरी डिपोलाइजेशन को बताते हैं, पैपिलरी मसल्स के डिपोलाइजेशन को बताते हैं ये। और उसके बाद फिर लास्ट सेगमेंट आपको बन जाते हैं ये, जो कि 0.12 सेकेंड का रहता है। अब बात समझे पहले गौर से, ये क्या है, कौन सा वेव। देखिए इस वेव को हम जो पूरे यहाँ से हम बताए ग्राफ पे, ये है आपका पी वेव, ये है आपका क्यू, यह है आर, यह एस, यह है टी, और यह आपका यू। क्या डिनोट करते हैं, पी वेव आपका डिनोट करता है एट्रियम सिस्टोल का, याद रखना बोल रहे हैं। टाइम 0.08 सेकेंड, वोल्टेज 0.12 से 0.3 मिली वोल्ट। दूसरा पी क्यू सेगमेंट, पी क्यू सेगमेंट कोई वोल्टेज का डिफ्लेक्शन नहीं होती है, 0.04 सेकेंड का टाइम लगता है इसमें। दूसरा क्यू सेगमेंट, क्यू में क्या होता है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, टाइम लगता है 0.04 सेकेंड, अब वोल्टेज लगता है इसमें -0.2 मिली वोल्ट। अगला आर वेव, आर वेव हाइट बहुत ऊपर होता है इसका टिंकर सिग्निफिकेंस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको हम। टाइम लगता है 0.04 सेकेंड, वोल्टेज 1.6 से लेकर 2.4 मिली वोल्ट। नेक्स्ट एस वेव, एस वेव क्या होता है, यहाँ पे आपको ये आपका जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल का डिपोलाइजेशन है, टाइम लगता है 0.04 सेकेंड, वोल्टेज -0.4 मिली वोल्ट। अगला एस टी सेगमेंट, टाइम कितना लगता है 0.08 सेकेंड, वोल्टेज 0। अगला टी वेव, टी वेव किसको बताता है, ये वेंट्रिकल रिपोलाइजेशन को। यहाँ पे टी वेव में क्या होता है, ये राउंड वेव है, टाइम कितना लगता है 0.24 सेकेंड, 0.24 मतलब कि 6 स्मॉल टेबल कवर करेगा। और वोल्टेज कितना 0.3 से लेकर 0.4 मिली वोल्ट। अगला टी यू सेगमेंट, टाइम कितना 0.08 सेकेंड, यहाँ पे किसी भी तरह का वोल्टेज का डिफ्लेक्शन नहीं होती है। अगला यू वेव, यू वेव स्मॉल वेव है, टाइम कितना 0.04 सेकेंड, और वोल्टेज 0.1 मिली वोल्ट। रिप्रेजेंट पैपिलरी मसल्स रिपोलाइजेशन, भाल्व में कोई रिपोलाइजेशन नहीं होती है, ना डिपोलाइजेशन, लेकिन पैपिलरी मसल जो भाल्व को अटैच किया रहता है उसमें डिपोलाइजेशन यू वेव बताती है। और एक है लास्ट में इन सेगमेंट, जो कि 0.12 सेकेंड का होता है टाइम ये, और यह आपका इन सेगमेंट है। टोटल ये ग्राफ में पी क्यू आर एस टी यू वेव मिलते हैं। याद रखना हो, लास्ट बता रहे हैं आपको हम, पी जो होता है एट्रियम डिपोलाइजेशन को बताता है, जिसमें एट्रियम सिस्टोल होता है। पी क्यू आर जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, यह वेंट्रिकल डिपोलाइजेशन को बताता है। और जो टी वेव होता है और यू, ये आपको वेंट्रिकल रिपोलाइजेशन को बताता है। यह टोटल एक नॉर्मल ग्राफ है जो हार्ट के इस एट्रियम और वेंट्रिकल के अलग अलग कंडीशन को ये डिनोट करता है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको हम किस वेव का क्लिनिकल इंपोर्टेंस क्या है, पी वेव अगर बढ़ जाएगा तो क्या बीमारी होगी, घटेगा तो क्या होगा, आर वेव बढ़ा होगा तो क्या होगा, टी वेव का हर वेव के बारे में एक एक करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम लोग। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी ग्राफ, ये था आपका नॉर्मल ग्राफ। जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना करके एक्स और वाई एक्स बनाइएगा, स्मॉल टेबल और लार्ज टेबल जो बनाइएगा डीप करके, क्योंकि लार्ज टेबल को काउंट करना आसान है, स्मॉल टेबल काउंट करना कठिन होती है। ये था आपका ईसीजी ग्राफ। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पार्ट 3 में चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।